हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर। और आप सभी लोग अच्छे होंगे, ये आशा है। और दोस्तों, आज हमारी जो सीरीज चल रही है, पूरे एक साल का जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, उसका पार्ट 12 है। कोशिश ये की जा रही है कि आपसे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन उपलब्ध कराने की। तो थोड़ा सीरीज लॉन्ग हो रही है, लेकिन क्वेश्चन हर पार्ट में लिमिटेड क्वेश्चन है, जिससे आप भी उन्हें अच्छे से कवर कर सको। और दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों का, जिस हिसाब से आपका सपोर्ट मिल रहा है, तो आप इस चीज़ के लिए काबिल तारीफ है ये। और ये भी जो है, आप डेडिकेटेड रूप से पढ़ रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है। ऐसे टाइम पे भी दोस्तों ज़रूरत है इस आपदा को अपने लिए अवसर बनाने की, इसलिए हमें जो है डेडिकेटेड रूप से जो है रेगुलर पढ़ाई करना है। दोस्तों, जीत उसी की होगी जिसकी पढ़ाई में पैनापन होगा, और इस आपदा के अवसर को जो अपने लिए जो है अनुकूल इस अवसर बना लेगा, तो दोस्तों वही जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि सफलता तो लास्ट बिंदु होती है दोस्तों। सफलता तो वास्तव में जो है, जो उसके बीच का अंतराल होता है, टाइम जो होता है, उस टाइम का जो यात्रा होती है सफलता की, उस टाइम का जो लोग अच्छे से न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, तो सफलता उनके बहुत करीब आ जाती है। सफलता, जीत जो होती है, सक्सेस जो है, वो दोस्तों हमारी जो जर्नी होती है, जो स्ट्रगल की, उसका लास्ट पॉइंट होती है, जो हमारी यात्रा होती है स्ट्रगल की। तो इसलिए स्ट्रगल की इस यात्रा में जो जर्नी है आपके पास स्ट्रगल की, उस यात्रा में हमने अपने समय को कैसे न्यूट्रलाइज किया है, हमारी सफलता दोस्तों इस चीज पर डिपेंड करेगी। और हाँ, आपको पॉजिटिव रहना है और अच्छे से जो अपने एम के बारे में सोचना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि दोस्तों, मन की शक्ति इतनी प्रबल होती है, अगर आप मान लो कि आप जीतोगे और इस लक्ष्य को प्राप्त करके रहोगे, तो आप जीत जाओगे। मन की शक्ति इतनी प्रबल होती है दोस्तों, इसलिए ही तो कहा गया है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर मन में मान लिया, ठान लिया आपने कि मैं करूंगा, तो निश्चित है आप कर जाओगे। बस आपको इसी टाइप से जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। और अब आगे बढ़ते हैं अपनी सीरीज में। तो आज का जो दोस्तों हमारा क्वेश्चन होने वाला है, पहला क्वेश्चन आपका, वो आज पहला क्वेश्चन आपका कि हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को, देखो भारतीय मूल का मतलब होता है कि ये लोग या इनके कोई रिलेशन वाले लोग, यानी कि दादा पापा मम्मी जो भी, ये लोग जो है कहीं ना कहीं इंडिया से रिलेटिव रहे हैं। तो किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिका फेडरल रिजर्व बैंक की वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? देखो, अमेरिका फेडरल रिजर्व बैंक का मतलब जैसे हमारे यहाँ आरबीआई होता है दोस्तों, ये ऐसे ही जो है अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक जो है वहां की केंद्रीय बैंक है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है। तो उसकी वाइस प्रेसिडेंट किस भारतीय मूल की महिला को नियुक्त किया गया है, यह आपको बताना है। पहला कमला हैरिस है, दूसरा किरण आहूजा, तीसरा नौरीन हसन, चौथा प्रीति सिन्हा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है, आप लोगों को अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया करें। और कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि हमारे आंसरों का आंसर मतलब उत्तर नहीं दिया जा रहा है, कमेंट को पढ़ा नहीं जा रहा है। कोशिश की जाती है आपके कमेंट को पढ़ने की, लेकिन जो भी आपकी समस्या होगी उसका समाधान करने की। लेकिन अगर आपका कमेंट नहीं भी पढ़ा जाता है, तो भी आप जो है ये ना सोचें कि हमारे कमेंट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो प्राइमरी एम है पढ़ना, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आपको उस चीज का आंसर दिया जाएगा। और आप कमेंट करते रहिए, हतोत्साहित मत हो मतलब होना अच्छा है या बुरा है। अगर क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम गलत करेंगे तभी तो सही करेंगे, ठीक है नहीं? तो बस आप कमेंट करते रहिए, आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए, और अगर नहीं पता तो भी आप अपने हिसाब से जैसा आपको उचित लगे उत्तर दीजिए। गलत हो जाता है कोई बात नहीं, कोई शर्म की बात नहीं है, गलती भी उन्हीं लोगों से होती है जो सही करने का मादा रखते हैं, ठीक है? क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं इसलिए तो गलती कर रहे हैं, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो गलती कैसे होंगी?
तो दोस्तों भारतीय मूल की वो है महिला जिन्हें अमेरिका फेडरल रिजर्व बैंक की वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, वो आपके पास नोरीन हसन है। ठीक है, कौन है? नोरीन हसन। और दोस्तों जो कमला हैरिस है, ये अभी आपको पता होगा अमेरिका की, ये अभी दोस्तों अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति नियुक्त हुई है। अभी आपने चर्चा में मतलब खबरों में पढ़ा होगा। और दोस्तों जो ये किरण आहूजा हैं, इन्हें जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, यानी यूएसए के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें यूएसए के राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों यूएसए के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें जो कार्मिक प्रबंधन कार्यालय होता है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी कार्मिक प्रबंधन कार्यालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखो कॉपी पेन आप लेके बैठे और अगर आपको टाइम मिलता है तो आप लिख लिया करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ मौखिक, तो हो सकता है कि वो आपका जो पीडीएफ हो गया एक्सप्लेनेशन उसमें ना हो। और दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया वीडियो आपको देखने जरूर है, बिना वीडियो देखे पीडीएफ से याद करने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, नॉलेज में एडिशन जब भी होगा जब सारे वीडियो देखोगे और पीडीएफ को देखोगे। और आपके पास जो प्रीति सिन्हा है दोस्तों, ये यूएन का एक होता है पूंजी विकास कोष, ये उसकी कार्यकारी सचिव नियुक्त हुई हैं। तो देखो 4 महिलाएं आपके पास यहाँ पे दोस्तों, कि पहली जो भारतीय मूल की महिला है जो अमेरिका की फेडरल बैंक की जो वाइस प्रेसिडेंट रही है वो नोरीन हसन है। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं ये भी, और अमेरिका की जो है 49वीं उपराष्ट्रपति हैं वाइस प्रेसिडेंट। और किरण आहूजा ये भी भारतीय मूल की हैं, ये यूएसए के राष्ट्रपति द्वारा कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के अध्यक्ष हैं। और प्रीति सिन्हा ये भी भारतीय मूल की हैं, इन्हें यूएन के पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों महिलाएं भारत की कितना नाम कमा रही हैं वर्ल्ड लेवल पर, ये आप सब जानते हो। और हमारी जो नॉलेज है देश की वो कैसे विश्व के काम आ रही है वो हम सब देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यह आपका है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आपका जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस है दोस्तों, पहला ऑप्शन है 20 मार्च, दूसरा ऑप्शन आपके पास 21 मार्च, तीसरा 22 मार्च और चौथा 23 मार्च। दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो आपका वो मनाया जाता है 23 मार्च को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है आपका, ये जो मनाया जाता है WMO के द्वारा। WMO का मतलब वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल मीटियोलॉजिकल है, ये RO नहीं है सॉरी। आपके पास ये WMO का फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड और मेट्रोलॉजिकल, सही है, लॉजिकल आपके पास और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना हो तो किसके द्वारा मनाया जाता है? WMO के द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों इस वर्ष की? जो थीम थी इस वर्ष की वो थी आपके पास द ओशियन आवर क्लाइमेट
आवर वेदर, मतलब आपके पास जो है आवर वेदर कि पहले क्वेश्चन सुनना दोबारा से एक बार। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है आपका? 23 मार्च। किसके द्वारा मनाया जाता है? WMO के द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। और थीम क्या है इसकी? द ओशियन आवर क्लाइमेट आवर वेदर, ठीक है नहीं, ये इसकी जो है थीम है। और ये जो WMO है दोस्तों, ये UN के अंडर में कार्य करता है, ठीक है, तो UN के अंडर में कार्य करता है WMO, आपको इतना याद रखना है, क्योंकि वन लाइनर वाले क्वेश्चनों में, वनडे एग्जाम वाले क्वेश्चनों में आपको इन्हीं चीजों को याद रखना है, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? WMO के द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। थीम क्या है? द ओशन आवर क्लाइमेट आवर वेदर। और दोस्तों इसका जो स्थापना है, इसकी जो स्थापना है, ऑर्गेनाइजेशन जो है WMO, इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। और उसी के उपलक्ष्य में जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? कि वातावरण के प्रति जो है लोगों की भूमिका को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों में कैसे जागरूकता फैलाई जाए। और उसके बाद इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, वो आपका जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में। तो ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन था विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। किसके द्वारा मनाया जाता है? ऐसा करके क्वेश्चन को हम तैयार करते हैं, मतलब हम पढ़ते हुए भी, तुम लोग भी ऐसी कोशिश सोचा करो क्वेश्चनों के बारे में। किसके द्वारा मनाया जाता है? WMO के द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। थीम क्या है? द ओशन आवर क्लाइमेट आवर वेदर। और स्थापना कब हुई इसकी ऑर्गेनाइजेशन की? 23 मार्च 1950 को। और मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ये एक देश है स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा मिशन ग्रामोदय की शुरुआत की गई? तो दोस्तों मिशन ग्रामोदय की शुरुआत की गई है आपके पास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और इसमें क्या होगा? मिशन ग्रामोदय में क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्र में जो मतलब महिलाएं हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके डेवलपमेंट में जो भी बाधाएं आ रही हैं उसे दूर करना, और उनके लिए आवास की व्यवस्था करना, ठीक है नहीं, उनके जो विकास में बाधाएं आ रही हैं उसे दूर करना और उनके लिए आवास की व्यवस्था करना। तो मिशन ग्रामोदय का मतलब ग्राम का उदय करना, गांव की जो बेसिक नीड्स हैं गांव की, यानी कि ग्राम की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना, प्लस लोगों के आवास की व्यवस्था करना। ये इसके उद्देश्य है। किस सरकार ने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। ये आपको याद रखना है, मिशन का नाम याद रखना है, मिशन ग्रामोदय, और प्रदेश मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित, ये दोस्तों यहां एक वर्ड है पशु, ठीक है ना, ये पशु है आपके पास। तो किस राज्य ने भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये आपके पास पशु एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय किस राज्य ने लिया है, और ये सरकार द्वारा संचालित रहेंगे, ठीक है नहीं। जो पशु एम्बुलेंस नेटवर्क है दोस्तों, इनका उद्देश्य जो होगा वो पशुपालन को बढ़ावा देना और पशु चिकित्सा को भी बढ़ावा देना होगा। क्या होगा इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य होगा पशुपालन एवं पशु चिकित्सा को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये इसका जो है उद्देश्य होगा। किस राज्य सरकार ने भी ये जो है नेटवर्क स्थापित किया है दोस्तों? ये आपके पास क्या है? आपके पास आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला सरकार द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क किस राज्य द्वारा स्थापित किया गया है, तो आंध्र प्रदेश द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे अगला क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 20 मार्च, 21 मार्च, 22, 24। तो विश्व क्षय रोग दिवस जो है आपका, जिन लोगों को पता है आंसर करते रहे, ठीक है। और आंसर करते हो आप तो उससे क्या होता है, आपको भी मोटिवेशन मिलता है, हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। आंसर गलत हो जाता है, ये कोई नो प्रॉब्लम, ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन कम से कम हम प्रयास तो कर रहे हैं, ये हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, गलत होना सही होना वो एक अलग चीज है। तो आप आंसर करते हैं। तो विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया था आपका? 24 मार्च को। और ये यूएन द्वारा मनाया था आपका। और इसकी थीम क्या है? विश्व क्षय रोग दिवस। ये 24 मार्च को मनाया जाता है। और ये किस मतलब विषाणु के द्वारा होता है, मतलब विषाणु नहीं, जीवाणु के द्वारा। ये विश्व क्षय रोग दिवस, ये टीबी होता है दोस्तों। इसे टर्बुकुलोज मतलब इसका जो फुल फॉर्म होती है आपके पास, इसे टीबी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये जीवाणु द्वारा होता है। और किस जीवाणु द्वारा होता है? ये माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है नहीं, इसे आप विश्व क्षय रोग दिवस का मतलब जो टीबी, जिसे हम साधारण भाषा में टीबी बोल देते हैं, ठीक है नहीं, टर्बुकुलोसिस, ठीक है, उस भाषा में बोल देते हैं हम टीबी को। तो ये किसके द्वारा होता है? पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है नहीं, आपका 24 मार्च। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये जीवाणु के द्वारा होता है कि विषाणु के द्वारा होता है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। तो दोस्तों ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु के द्वारा। और जीवाणु का नाम क्या दोस्तों? माइक्रोबैक्टीरियम मतलब ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इस जीवाणु के द्वारा आपके पास ये होता है। और आपके पास इसकी जो थीम है, इसकी जो दोस्तों थीम है, तो इसकी थीम आपके पास इसकी थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। ये इसकी थीम है, यानी घड़ी चल रही है। ये आपको याद रखना है। तो एक क्वेश्चन के अंदर कितने सारे क्वेश्चन बने कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है आपके पास? ये मनाया जाता है 24 मार्च को। दूसरा आपके पास ऑप्शन बनता है दोस्तों कि दूसरा ऑप्शन आपका ये है कि ये वायरस के द्वारा होता है कि बैक्टीरिया के द्वारा। तो आपका इसमें आंसर हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और इसकी थीम क्या है? द क्लॉक इज टिकिंग, घड़ी चल रही है। तो इसका मतलब हमारे 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं दोस्तों कि वीडियो को जो है आप जरूर देखें, क्योंकि वीडियो को जब हम देखते हैं तो मौखिक रूप से वहां कई सारे क्वेश्चनों को जो है डिस्कस कर लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस संगठन द्वारा पावी एंट्री टेरर 2021 संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया? ठीक है नहीं, मतलब ये जो है आपके पास दोस्तों किस संगठन द्वारा पावी एंटर टेरर 2021 ये जो अभ्यास किया गया है उसका आयोजन किया गया, यानी किस संगठन ने आयोजन किया?
पहला आपका है नाटो, दूसरा क्वाड, और तीसरा संघाई सहयोग संगठन, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये पाबी जो एंटी टेरर 2021 जो संयुक्त अभ्यास है, इसे जो है आयोजित किया गया आपके पास एससीओ द्वारा, संघाई सहयोग संगठन के द्वारा, ठीक है नहीं, इसके द्वारा इसे ये आयोजित किया गया है। अब देखो आपके पास दोस्तों नाटो ये भी एक सैन्य संगठन है। नाटो ये भी एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना दोस्तों 1958 में हुई थी, और अमेरिका इसमें लीड करता है। जो वेस्टर्न देश है, ये पश्चिमी देश ज्यादातर, वो नाटो के जो है सदस्य हैं, ठीक है। तो नाटो की स्थापना कब हुई है? 1958 में। और जो वेस्टर्न देश हैं, कोल्ड वार के बाद जब दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ गई। एक आपके पास ध्रुव था सोवियत संघ, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, रसिया और ये मिड एशिया के जो सारे कंट्री थे ये मिलकर एक संगठन था। और दूसरा आपके पास बटा अमेरिका के अंडर में, दो महाशक्ति थी उस समय, सोवियत संघ और अमेरिका। तो दोस्तों इनमें हथियारों की होड़ चली और एक दूसरे को जो है टारगेट करने की होड़ चली, तो उसे कहा जा रहा होता है कोल्ड वार। सीधे युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो है एक दूसरे को नीचे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं और हथियारों की होड़ हो जाती है, उसे कोल्ड वार बोला जाता है। उसके तो सोवियत संघ से जो है, जो वेस्टर्न कंट्री है, फ्रांस, जर्मनी, ये तो ये इससे डर जाते हैं और एक संगठन का निर्माण करते हैं, नाटो, जो एक सैन्य संगठन है, ठीक है ना। अमेरिका इसे लीड करता है। तो जितने भी नाटो के सदस्य हैं दोस्तों, अगर एक सदस्य पे भी अटैक होता है तो फिर सारे सदस्यों पर अटैक माना जाएगा, और फिर सारे सदस्य जो है विरोधी देश को जो है साथ अटैक कर देंगे, ठीक है। तो नाटो का तो ये है, फुल फॉर्म है इसकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है नहीं। फुल फॉर्म अगर आप देखना चाहो तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है नहीं। उसके बाद दोस्तों क्वाड आता है आपके पास। क्वाड जो 4 देश हैं, भारत, क्वाड के कौन कौन से मेंबर हैं? क्वाड के भारत, कोमा अमेरिका, भारत, अमेरिका, और एक आपका जापान, एक आपका ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये जो है, ये इनफॉर्मल जो क्वाड है वो एक इनफॉर्मल रणनीतिक संगठन है, और इसके 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। जो प्रशांत महासागर है, ये मतलब ऐसा कहा जाता है कि चीन के अगेंस्ट इंडो पैसिफिक रीजन में जो है शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और व्यापार के सुचारू रूप से जो है चलाने के लिए ये एक संगठन है, बनाया गया है। ये आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि चाइना को अटैक करने, मतलब चाइना को टारगेट करने के लिए संगठन बनाया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो 4 देश शामिल हैं। एक क्वेश्चन ये बन जाता है। आपसे पूछा जाए नाटो क्या है, तो नाटो जो है पश्चिमी देशों का एक सैन्य संगठन है और जिसकी स्थापना 1958 में हुई, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये पाबी एंटी टेरर 2021 संयुक्त अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया या आयोजित किया गया, तो एससीओ के द्वारा, संघाई सहयोग संगठन। दोस्तों इसका जो एक और नाटो का जो मुख्यालय आता है, ये क्वेश्चन बनता है, इसका जो दोस्तों मुख्यालय है, मैं शॉर्ट फॉर्म में HQ लिखता हूं, हेड क्वार्टर लिखता हूं, ठीक है। ये आपके पास आता है HQ इसका, नाटो का ये ब्रुसेल्स में है। और दोस्तों ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। जो बेल्जियम देश है, ये ब्रुसेल्स जो है उसके अंदर है, ठीक है ना, उसकी राजधानी है ब्रुसेल्स की, ठीक है।
तो हम नाटो से कितनी चीजें सीखे, सैन्य संगठन है, पश्चिमी मैक्सिमम पश्चिमी देशों को, और 1958 में बना हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। क्वाइड क्या है, क्वाइड में 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और एक आपका संघाई सहयोग संगठन दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, और दोस्तों इसमें 8 देश हैं। कौन कौन से, भारत, पाकिस्तान, चीन, ये याद रख लेना आप, रूस, कजाकिस्तान, और किर्गिस्तान, और उज्बेकिस्तान, और आपका दोस्तों तजाकिस्तान। ये आपके पास कितने हो गए, 3 2 5 3 8, सही, 8 मेंबर हैं इसके। भारत और जो पाकिस्तान है अभी इसके जो है फुल मेंबर बने 2017 में, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका कहाँ है, बीजिंग में। जिन लोगों को पता हुआ करे बता दिया करें कमेंट बॉक्स में, हेड क्वार्टर इसका बीजिंग में है, ठीक। और बीजिंग का है आपका चीन में। तो अगर आपसे पूछा जाए संघाई सहयोग संगठन उसकी स्थापना कब हुई, 2001 में। कौन कौन देश हैं, तो 8 देश हैं ये, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, और तजाकिस्तान। और आपके पास हेड क्वार्टर कहाँ है, बीजिंग, चीन में, ठीक है। तो ये कई सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। और ये जो मेन क्वेश्चन है वो जरूर याद रखना है, ये पाबवी एंटी टेरर 2021 का किस संगठन ने आयोजित किया, संघाई सहयोग संगठन ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 2021 में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 किस देश में आयोजित हो रहा है सब दोस्तों। तो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 दोस्तों यूक्रेन में आयोजित किया गया है, ठीक है। लेकिन मेजबानी किसने करी है, जो मेजबान देश है इसमें दोस्तों, मेजबान देश जो मतलब आयोजित यूक्रेन में हो रहा है, लेकिन कौन आयोजित करवा रहा है, तो मेजबान देश दोस्तों इसमें संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात जो है वो दोस्तों मेजबान देश है, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 कहाँ आयोजित हो रहा है, यूक्रेन में, मेजबान देश कौन है, संयुक्त अरब अमीरात। इसमें दोस्तों भारत का जो भारत के 2 जो खिलाड़ी हैं, मनीष नरवाल और एक सिंहराज, इन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हो रहा है, तो किसका, यूक्रेन में, मेजबान देश कौन है, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जिसे बोलते हैं, हम इसे शॉर्ट में यूएई बोलते हैं, यूनाइटेड अमीरात, यूएई, ठीक है नहीं, यूनाइटेड अरब अमीरात। उसके बाद मनीष नरवाल और सिंहराज जो 2 खिलाड़ी हैं भारत के, ये दोनों भारत के हैं, इन्होंने जो है दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मतलब शूटिंग वाला है, शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगर नाम से आता है कभी क्वेश्चन कि निम्न में किस खिलाड़ी ने जो है गोल्ड मेडल जीता है भारत के, तो आप नाम बता सकते हैं। और अगर ज्यादा जानकारी करनी है दोस्तों किसी भी क्वेश्चन के बारे में, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए बिल्कुल डीपली, तो वो आपके पास एक्सप्लेनेशन में होगा पीडीएफ में, और नहीं तो आप जो है सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, इतना वर्क आप भी कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है वो हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। और वीडियो को अच्छे से देखना आपको। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। T20 अब जो वर्ल्ड कप होगा दोस्तों 2020 में होता, नहीं हो पाया, 2021 में है अब इस बार, किस देश में किया जाएगा, तो T20 वर्ल्ड कप जो दोस्तों इस बार होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, भारत में, ठीक है। और
2023 का कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में 2023 का होगा, 2022 का, सॉरी 2022 का ऑस्ट्रेलिया में होगा, और 2020 का पिछली बार होता नहीं हो पाया, लेकिन इस बार का होगा भारत में होगा 2021 में, ठीक है नहीं। ये लास्ट में मतलब जनवरी इसके इस जो 2021 है उसके लास्ट में होगा, और 2022 का ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 बनाने वाला भारत का पहला राज्य आपका बिहार है दोस्तों, बिहार, बिहार है आपका, ठीक है। तो बस ये आपको देखना है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, उसका आंसर याद रखना है। तो अगर पूछा जाए एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 बनाने वाला कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य है? तो बिहार। और दोस्तों जैव ईंधन के लिए ये भी याद रखना फैक्ट, जो राष्ट्रीय नीति है कब लाई गई दोस्तों? कब लाई गई? पता हो तो जल्दी से कमेंट कर दें। 2018 में। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन अपने आप में कि जैव ईंधन के लिए राष्ट्रीय नीति कब लाई गई? तो ये आपकी 2018 में लाई गई, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका हो जाता है अगर पूछे एथेनॉल जो उत्पादन की संवर्धन की नीति 2021 बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका बन जाएगा ये क्या कहते हैं इसे, बिहार। अगर पूछे राष्ट्रीय अगर ये पूछे जैव ईंधन के लिए राष्ट्रीय नीति कब लाई गई? तो 2018 में, ठीक है, आपको याद रखना है। जो नए लोग जुड़े हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप अच्छे से वीडियो को देखो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और अपने जो दोस्त हैं या फ्रेंड्स हैं या जो भी मिलने वाले लोग हैं उन्हें शेयर करो। और वीडियो का ये जो है 12वां लेक्चर है, अगर आपको देखना तो मतलब अब तो देख ही रहे हो 12, रेगुलर जुड़ोगे, एक दो जो भी होंगे और वीडियो, उसके बाद आपको दोबारा एक लेक्चर पर जाना है। और भी जो मतलब शुरू से जुड़े हुए हो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि लेक्चर को देखो अच्छे से, और फिर उसके बाद पीडीएफ से रिवीजन करो। तो दोस्तों ये तुम्हारी तैयारी में जो है 4 चांद लगा देगा एक प्रकार से, यानी तुम्हारी तैयारी को इतनी पैनी कर देगा कि करंट का क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपसे बच के नहीं जाएगा। आप मैगजीन लेने के चक्कर में भी पड़ो, एक सोर्स को, इसी सोर्स को आप अपना हथियार बना लो। और ये जो सोर्स है, ये जो मैगजीन आती हैं मार्केट में, उनसे कहीं ज्यादा जो ये सोर्स आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये लगभग आपके 1000-1200 क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों, और ये आपके लिए इतने हेल्पफुल होने वाले हैं, कहीं आपको करंट के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। 50 रुपए या 60 रुपए महीने की मैगजीन लेने की जरूरत ही नहीं है, 10-12 महीने का ये आपको ऐसे मिल जाएगा फ्री में। तो आपके 500-1000 रुपए तो हमने वैसे बचवा देंगे, ठीक है। बस आपको क्या काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है और पीडीएफ से रिवीजन करना है। अगला क्वेश्चन है आपका ये आने वाला, अब देखो ये हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, ओनली एग्जाम फोकस। इसे आपको जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, आपको लग रहा है आपके लिए यूजफुल हो सकता है। ये टेलीग्राम चैनल है ओनली एग्जाम फोकस ऑफिशियल के नाम से, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, सारी क्लास के, और पीडीएफ भी यहाँ इधर मिलेंगे। फेसबुक पे भी आप जाके मतलब चैनल को लाइक कर सकते हैं और क्लास ले सकते हैं फेसबुक पे भी। और ये व्हाट्सएप नंबर है, किसी को कोई परेशानी है जुड़ने में चैनल से या और भी कोई, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है जुड़ सकते हो, ठीक है। अपनी क्वेरी क्वेश्चन कोई भी भेज सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो जैसे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, वैसे दोस्तों नासा की अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो, सॉरी अमेरिका की, वो नासा है। तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है अभी किसे नियुक्त किया गया है? पहला माइक पोम्पियो, कमला हैरिस, बिल नेल्सन और लॉयड ऑस्टिन। तो दोस्तों ये जो नियुक्त किया गया है बिल नेल्सन को, और कमला, ये माइक पोम्पियो जो है ये ट्रम्प की सरकार में
फॉरेन मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री थे। कमला हैरिस जो है ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, और लोयड ऑस्टिन जो है अमेरिका के यूएसए क्या है आपके पास उपराष्ट्रपति, कि मैंने बता दिया आपको। और ये रक्षा मंत्री किसके, यूएसए के, ठीक है। और ये माइक पोम्पियो ये एक्स जो है फॉरेन मिनिस्टर हैं अमेरिका के, जो पहले ट्रम्प के कार्यकाल में रहे थे। तो विल नेल्सन को जो है, विल नेल्सन को नासा का जो है एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर नासा की फुल फॉर्म पूछे तो आपके पास होगा नेशनल एयरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी, स्पेस एजेंसी, ठीक है नी, यानी कि नेशनल एयरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी, ये नासा की फुल फॉर्म है। स्पेस एजेंसी नहीं हो सकता तो एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, ठीक है नी। तो ये एक बार आप चेक कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बच्चों के खेलों के लिए, यानी बच्चों को खेलों की ओर आकर्षित करने के लिए किस राज्य ने 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों बच्चों के लिए खेल भी जरूरी है, पढ़ने के साथ साथ जो है खेल भी जरूरी है, ये भी जीवन का एक अंग है। तो हाल ही में किस राज्य ने बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए या आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है कि हम 100 जो है स्पोर्ट एकेडमी बनाएंगे राज्य में, जिससे बच्चे जो है वो खेल के प्रति आकर्षित हो। तो ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों, पता हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका आंसर हो जाता है आपका राजस्थान। राजस्थान ऐसा राज्य है जिसने अभी हाल ही में जो है मतलब 100 जो स्पोर्ट एकेडमी अपने राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, बच्चों को खेलों की ओर अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मतलब 66वें यानी 66 फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया। दोस्तों 66वें जो फिल्म फेयर अवार्ड है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान, सलमान खान, अक्षय कुमार या मनोज वाजपेयी, बताओ किसे दिया गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें अगर आपने पढ़ा है तो ये आपका अवार्ड दिया गया है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, ये आपका है इरफान खान को। ये दिवंगत मतलब इनकी डेथ हो चुकी है, तो इरफान खान को इनकी किस फिल्म के लिए दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, इंग्लिश मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम, इनकी फिल्म थी इंग्लिश मीडियम, उसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया है 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में, ठीक है नी। उसके बाद बस, ठीक है नी। अगर आपसे पूछा जाए कि 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, इरफान खान को, इस फिल्म के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए। और बेस्ट मतलब महिला एक्टर, ये दोस्तों किसे दिया गया है आपके पास, तापसी पन्नू को। तो तापसी पन्नू को जो है बेस्ट महिला एक्टर का अवार्ड दिया गया है 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में, ठीक है। और इनको किस फिल्म के लिए दिया गया है आपको, थप्पड़ के लिए, जो थप्पड़ फिल्म थी इनकी उसके लिए इन्हें जो है बेस्ट महिला एक्टर का अवार्ड दिया गया है 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में। और बेस्ट एक्टर इरफान खान, कौन सी फिल्म, इंग्लिश मीडियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 67वें यानी 67th
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों देखो, बेस्ट हिंदी फिल्म, तो बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड जो है दोस्तों वो दिया गया आपका छिछोरे को। ठीक है, किसे दिया गया आपका? ये बेस्ट हिंदी जो फिल्म का अवार्ड है वो छिछोरे फिल्म को दिया गया है। और ये जो फिल्म दोस्तों किसकी है? ये किस एक्टर की है? दिवंगत सुशांत राजपूत। जिन्होंने दोस्तों पिछले साल सुसाइड कर लिया था। सुशांत राजपूत बिहार के रहने वाले थे। इनकी फिल्म थी छिछोरे। उसे 67वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है मनोज बाजपेयी को। किस फिल्म के लिए दोस्तों? भोसले फिल्म के लिए। और दूसरा इनके साथ ही दिया गया है धनुष, ये तमिल एक्टर हैं। इनको किस फिल्म के लिए? असुरान फिल्म के लिए। ठीक है नहीं, ये तमिल फिल्म है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे जितने मैं करा रहा हूं ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज बाजपेयी को किस फिल्म के लिए? भोसले फिल्म के लिए। और इनके साथ ही जो है धनुष को भी दिया गया है। ये तमिल के एक्टर हैं और असुरान फिल्म के लिए दिया गया है। ठीक है, और बेस्ट हिंदी फिल्म छिछोरे, और बेस्ट दोस्तों बेस्ट एक्टर महिला एक्टर, अगर आपको पता हो तो बताएं जल्दी से। बेस्ट महिला एक्टर का अवार्ड दिया गया कंगना को, कंगना रनौत। किस फिल्म के लिए उन्हें आपको दिया गया है? एक आपका पंगा और मणिकर्णिका। इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का इन्हें अवार्ड दिया गया है, मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए। ठीक है, बेस्ट एक्टर हो गया, बेस्ट महिला एक्टर हो गया, फिल्म भी होगी। ठीक है, तो एक इस क्वेश्चन में कितने आपके क्वेश्चन बने? पहला बेस्ट हिंदी फिल्म छिछोरे। ठीक है, बेस्ट मतलब पुरुष एक्टर मनोज बाजपेयी भोसले फिल्म के लिए, धनुष असुरान फिल्म के लिए। और बेस्ट महिला एक्टर जो है वो है आपका कंगना रनौत पंगा और मणिकर्णिका के लिए। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपके पास बन जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन। तो इसलिए आप वीडियो को जो है देखना ना भूलें। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध करने से संबंधित कानून पारित किया? तो दोस्तों इच्छा मृत्यु क्या होता है कि जो लोग ज्यादा गंभीर बीमारी से जो है ग्रस्त होते हैं और उन्हें लगता है, जैसे बहुत लोग कोमा में चले जाते हैं, कोमा में, और उनका सही होने का कोई चांसेस ही नहीं है, तो उनके फैमिली वाले भी या वो खुद भी लिख के दे जाते हैं कि अगर मैं सही ना हूं तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। तो इच्छा मृत्यु दोस्तों 2 प्रकार की होती है आपके पास। इच्छा मृत्यु जो होती है 2 प्रकार की, एक तो होती है दोस्तों एक्टिव यूथेनेसिया। इसमें क्या होता है दोस्तों, यानी कि जो इच्छा मृत्यु मांग रहा है उसकी सहायता की जाती है, उसकी हेल्प की जाती है। व्यक्ति की हेल्प किस टाइप से की जाती है? हेल्प की जाती है कि अगर वो मांग रहा है इच्छा मृत्यु तो उसे जो है डॉक्टर ने जहरीला इंजेक्शन लगा दिया, वो उसकी डेथ हो गई। और दूसरी होती है दोस्तों पैसिव पैसिव यूथेनेसिया।
यूथेनेसिया। दोस्तों इसमें क्या होता है पैसिव यूथेनेसिया में, इसमें मतलब इच्छा मृत्यु वाले को कोई हेल्प नहीं की जाती। कोई हेल्प नहीं की जाती। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ जाए इच्छा मृत्यु दो प्रकार की, एक्टिव यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु वाले व्यक्ति को हेल्प की जाती है मरने के लिए उसकी, जैसे जहरीला इंजेक्शन देना, और पैसिव यूथेनेसिया में क्या होता है कोई हेल्प नहीं की जाती। तो अभी ये जो है दोस्तों किस देश में वैध कर दिया गया है इच्छा मृत्यु को? इच्छा मृत्यु को दोस्तों स्पेन में वैध कर दिया गया है, और ये गंभीर बीमारी में है, यानी कुछ लोग गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके सही होने के चांसेस नहीं है, तो वो लोग वहां इच्छा मृत्यु के लिए कह सकते हैं, या उनके परिवार वाले। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इच्छा मृत्यु को कहाँ किस देश में वैध किया गया है? स्पेन में। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की ग्रामीण महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता से संबंधित सही दिशा अभियान किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? तो दोस्तों ग्रामीण महिलाओं की आजीविका के लिए और उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, महिलाओं में जो है उद्यमिता की भावना जागृत करने के लिए सही दिशा अभियान किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों आपके पास सही दिशा अभियान जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी उसके द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है नहीं, और यूएनडीपी यानी भारतीय महिलाओं के विकास में जो भी मतलब बाधाएं आ रही हैं उन्हें दूर करने का काम करेगी, और उनमें जो है उद्यमी की भावना को जागृत करने का काम करेगी। कौन सा अभियान चलाया? सही दिशा अभियान। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ है? यूएन के अंदर काम करता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी लोगों के विकास के लिए। और इसका मुख्यालय है दोस्तों कहाँ? जल्दी बता दो आप लोग। न्यूयॉर्क, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सही दिशा मिशन तो आप सीधा बता दोगे यूएनडीपी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 2020 के लिए हाल ही में गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शेख मुजीबुर रहमान को। ये शेख मुजीबुर रहमान जो है दोस्तों, ये बांग्लादेश के संस्थापक हैं, यानी बांग्लादेश को आजाद कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था, और इनकी ही लड़की हैं जो इस समय बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, शेख हसीना। ठीक है, वो इन्हीं की लड़की है आपके पास, शेख मुजीबुर रहमान की। तो इसमें लिख सकते हैं बांग्लादेश के संस्थापक। और इन्हें गांधी शांति पुरस्कार दिया गया दोस्तों। गांधी शांति पुरस्कार जो है ये 1995 में गांधी जी की गांधी जी की 125वीं जयंती पर भारत सरकार द्वारा शुरू किया। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों गांधी शांति पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1995 में, और भारत सरकार देती है इसे, ये भी ध्यान कर लेना। अभी कोई संगठन का नाम दे दे, पूछ ले कि ये देता है क्या, बोले नहीं भारत सरकार। किसे दिया गया? 2020 का शेख मुजीबुर रहमान को, और 2019 का सुल्तान कुबूस बिन सईद को दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पासेक्स अभियान किन किन देशों के बीच हुआ? जैसे दोस्तों पासेक्स से पता चला कि पास होना, एक दूसरे को पास करना, तो पासेक्स अभियान किन देशों के बीच हुआ दोस्तों? अभी हाल ही में भारत बहरीन, भारत सऊदी अरब, भारत ईरान और भारत यूएई। बताओ जल्दी से कमेंट कर दें कमेंट बॉक्स में आंसर अगर आपको पता हो। तो इसका आंसर आपके पास दोस्तों भारत और बहरीन,
बहरीन जो है सऊद मतलब जो अरब कंट्री है उसमें छोटा सा देश है दोस्तों। ये पासिस अभियान है क्या दोस्तों, जो जैसे भारत के जहाज जाते हैं दोस्तों व्यापार वाले तेल वाले, और ऐसी बहरीन के भी जाते हैं मतलब समुद्र में, तो जो व्यापारिक जहाज हैं उनकी सुरक्षा क्या है, ये व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के समय मुलाकात दोनों देशों की नेवी के मध्य है, यानी कि मध्य है, यानी भारत की नेवी भारत के जहाजों को लेके और बहरीन की नेवी बहरीन के जहाजों को लेके जाती है। तो ये जो है दोस्तों कहाँ मिलते हैं, ये दोनों फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी के मध्य है, खाड़ी के मध्य है। तो दोस्तों भारत की खाड़ी आपने देखा होगा सऊदी अरब, आज आप वर्ल्ड मैप में जाके देखना सऊदी अरब के जो उधर का पोर्शन है जहां पे आपका कतर है या कुवैत है उसे फारस की खाड़ी बोला जाता है, और जो ओमान देश है उसके साइड का जो है उसके बराबर का उसे ओमान की खाड़ी बोला जाता है। तो इनके मध्य भारत अपने जहाजों को लेकर जा रहा होता है व्यापारिक जहाजों को, और बहरीन अपने, तो इनके नेवी वाले एक दूसरे से जाते हुए जो है बातचीत करते हैं, उसी को जो है पैसे मतलब पासिक अभियान कहा जा रहा होता है, पासिक अभियान कहा जा रहा होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो पासिक अभियान है वो किस देशों के बीच है, भारत और बहरीन की। ठीक है, और बहरीन की जो राजधानी है दोस्तों, बहरीन की राजधानी है मनामा। ठीक है, नहीं मनामा, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्था द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है। दोस्तों किस संस्था ने जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया है, तो ये आपके पास अभी जारी किया गया है सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 को जारी किया गया है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इसमें जो पहला स्थान है देखो तो नाम से पता चल रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस, यानी कि विश्व में जो है देशों में कितने लोग खुश हैं, यानी कि किस किस देश में के लोग ज्यादा खुश हैं, उसके आधार पर जो है इसके कई क्राइटेरिया हैं। हमें वहां नहीं जाना है क्योंकि हमें इतना डीपली नहीं पढ़ना है, हमें हम वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें इतना पढ़ना है कि जो वन लाइनर क्वेश्चन आए वो हमसे ना बचे, क्योंकि वर्ल्ड हैप्पीनेस जो इंडेक्स है उसके लिए कई क्राइटेरिया लेता है ये, तो वो हमारे लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि किस संस्था ने जो है इसे जारी किया है, तो वो संस्था है आपकी सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। इसमें पहली रैंक किसकी आई है दोस्तों, पहली रैंक इसमें आई है फिनलैंड की। फिनलैंड की दोस्तों पहली रैंक आई है, फिनलैंड एक देश है, और जो अंतिम है वो अफगानिस्तान है। और दोस्तों अपना प्यारा भारत कौन से स्थान पे है, अपना प्यारा भारत दोस्तों 139वां स्थान है, कितने में 149 में 139वां स्थान है अपने प्यारे भारत का। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन हमारे पास बने। पहला क्वेश्चन बना वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो सतत विकास समाधान नेटवर्क, ये यूएन के अंडर में काम करता है, यूएन के साथ ही काम करता है। ठीक है, तो किसके द्वारा जारी किया था, सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, पहले रैंक पे कौन सा देश है, फिनलैंड, अंतिम पे कौन सा है, अफगानिस्तान, और भारत की कौन सी रैंक है 139,
कितने में? 149 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा प्रित्जर पुरस्कार, ये पुरस्कार चर्चा में रहा, ये किससे संबंधित है? आपका गणित से संबंधित है, या आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला से संबंधित है, या साहित्य से संबंधित है, फिल्म से? तो दोस्तों अभी जो हाल ही में चर्चा में रहा है प्रित्जर पुरस्कार, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। अगर किसी का कमेंट पढ़ा भी नहीं जाता है तो आप इस चीज को ना सोचें, आपको अपना कर्म करना है, आप आंसर करते रहें, सही है तो, गलत है तो। ठीक है, आपको जो भी आपके कमेंट है जैसे भी होगा आपको रिप्लाई किया जाएगा उसको, क्योंकि अभी हमारा मेन मोटिव है इस मतलब सीरीज को खत्म करना, वीडियो को मतलब पार्ट को सही समय पर खत्म करना। तो ये काफी क्वेश्चन है तो थोड़ा जल्दी भी करना पड़ता है। तो देखो किससे संबंधित है? मैथ्स से, वास्तुकला से, साहित्य से, फिल्म से, आर्किटेक्चर से। तो दोस्तों आपका संबंधित है वास्तुकला से। ठीक है, वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चर होते हैं, जो मकान और ये बिल्डिंगें बनती हैं या कोई मकबरा बनता है तो उसमें जो मतलब आर्किटेक्चर जो है इसे बोला जाता है इमारत के बनाने को अरेंज। ठीक है, तो दोस्तों ये दिया पहला है आपका प्रित्जर पुरस्कार किस चीज से संबंधित है, पहला क्वेश्चन। अब ये दिया किसके द्वारा जाता है? ये दोस्तों एक हयात फाउंडेशन है। हयात फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और किसे दिया गया है दोस्तों? तो ये दो लोगों को दिया गया आपके पास, एक है लैकोटन एनी, लैकोटन, और दूसरी है आपके पास फिलिप बासल। इन दोनों को जो है पुरस्कार दिया गया है प्रित्जर पुरस्कार, एनी लोकेटन और फिलिप बासल। तो नाम भी आपको याद रखने हैं, और नहीं तो जो क्वेश्चन की मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में तो वो ये इस चीज फॉर्म में पूछे जाते हैं जिस फॉर्म में मैंने क्वेश्चन बनाया है कि प्रित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है। अगर किसी भारतीय को मिलता तो नाम पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको नाम याद रखने हैं। और किसके द्वारा दिया गया है? हयात फाउंडेशन के द्वारा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, वीडियो जरूर देखने हैं आपको सारे, तभी आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा बढ़िया से। और फिर उसके बाद पीडीएफ से रिवाइज करते रहना है, तो आपकी करंट इतनी मजबूत हो जाएगी, कहीं कोई मैगजीन उठाने की जरूरत नहीं है, कहीं पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो है वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, और उसके बाद पीडीएफ से रिवाइज करना है। और एग्जाम के टाइम पे के पास जाकर फिर एक बार वीडियो को देख लेना, एक दो बार, और फिर आपके पास पीडीएफ को रिवाइज कर लेना, तो आपसे क्वेश्चन कहीं भी बच के नहीं जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश मार्च 2021 में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ? यानी हाल ही में कौन सा देश जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो है शामिल हुआ है? तो दोस्तों जल्दी से आंसर कर दें आप लोग। अमेरिका, मैक्सिको, नीदरलैंड, इंग्लैंड। तो अभी जो हाल ही में शामिल हुआ है दोस्तों वो शामिल हुआ है इटली। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या होता है, आईएस से क्या होता है। वैसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनके लिए फिर बता देता हूं। और जो लोग भैया नए जुड़े हुए हैं, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, आपको लग रहा है कि हाँ बेहतर चीज है आपके लिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। ठीक है, तो आईएस है इंटरनेशनल सोलर अलायंस दोस्तों, इसकी स्थापना 2015 में हुई। कहां? पेरिस में, पेरिस सम्मेलन में। ये क्लाइमेट चेंज को लेकर था सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन, तो वहां इसकी स्थापना होती है। भारत यानी फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस और भारत के सहयोग से इसकी स्थापना होती है। और ये है क्या दोस्तों? आपने देखा होगा जो कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उनके बीच के जितने भी
के बीच के 121 देशों का समूह है। ये क्या ISA, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, कर्क और मकर रेखा के बीच 121 देश जो आते हैं उनका समूह है। इनका मोटिव क्या है दोस्तों? सौर ऊर्जा का, यानी जो सूर्य की रोशनी है उसका नवीकरण ऊर्जा के लिए यूज करना, यानी कि सूर्य की ऊर्जा का नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रयोग करना, इसका ये मोटिव है, उद्देश्य है। और दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है दोस्तों, बता दें जिन लोगों को पता है, गुरुग्राम। गुरुग्राम में, गुरुग्राम कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में। पहला एक ऐसा इंटरनेशनल सोलर अलायंस मतलब संगठन है दोस्तों, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय भारत में है, और वो कहाँ है? गुरुग्राम में। क्वेश्चन यहां से बनता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम में है, हरियाणा में है। कब इसे, ये कब हुआ? तो 2015 में पेरिस सम्मेलन में। इस कौन से देश के सहयोग से? भारत, फ्रांस के। कर्क और मकर रेखा के बीच के जो 121 देश है उसका समूह है। और क्या काम है इसका? सूरज की जो रोशनी है, प्रकाश है, उसका नवीकरण, जो एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके लिए कैसे यूज करें। और इटली अभी शामिल हुआ है दोस्तों। कल मैं देख रहा था, मतलब कमेंट थे कल जैसे, तो कुछ बच्चे काफी एक्टिव थे, जैसे रीत नाम से एक थे आपके पास, तो वो काफी एक्टिव थे, वो बता रहे थे, क्वेश्चनों के आंसर दे रहे थे, तो उसमें एडवांस में भी दे रहे थे आंसर, जो मैं नहीं बता रहा था तो थोड़ा सा वो बता रहे थे। तो दोस्तों मेरी कोशिश रहती है कि जो क्वेश्चन की मूल चीज है उसे बताया जाए, ठीक है, नहीं उसे ना छोड़ा जाए बिल्कुल भी। लेकिन साथ में जो एसोसिएट क्वेश्चन होते हैं तो उन्हें हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो क्या, उसके लिए टाइम भी चाहिए होता है। जैसे आज मैं काफी ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको अच्छा तो लग रहा होगा, वो समझ में बहुत बढ़िया आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों टाइम भी लगता है उसमें, ठीक है। तो ब्रीफली के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो कोई बात नहीं, आप लगे रहो। अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है, हमारा काम है आपकी नॉलेज को बढ़ाना, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई नहीं, हम थोड़ा सा ब्रीफ चले जाएंगे, ठीक है। और फिर थोड़ा तेजी भी रखेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन भी कराने हैं। आगे बढ़ेंगे। और विवेकानंद जी, आपका भी धन्यवाद आने के लिए, सभी लोगों का धन्यवाद, वेलकम रहता है कि जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का धन्यवाद है सपोर्ट करने के लिए। बस ये है कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से रखो, और इस बात की हम गारंटी देते हैं आपको कि अगर आपने अच्छे से कर लिए तो क्वेश्चन यहाँ से बच के नहीं जाएगा। चाहे मतलब विवेकानंद जी हो, या रीत नायक हो, या और भी अभिषेक जी हो, या मिथिलेश जी, जो भी और लोग हों जो जुड़े हुए हैं, मैं सभी के नाम ले देता हूँ ज्यादातर के, ठीक है नहीं, पूजा गुप्ता जी हो, तो अब ये मत कहना हमारा नाम नहीं लिया, हमारे कमेंट नहीं देख रहे, तो जैसे टाइम मिलता है मैं देख लेता हूँ, सही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है उसमें। तो इसमें आप ये ना सोचें बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं। बस हमारा काम है पढ़ाई, हमारी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, हमारा मोटिव यही है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए दोस्तों परिसीमन आयोग गठित किया है। तो जम्मू और कश्मीर में क्या है दोस्तों, अभी तुमने बताया कि ये संघ शासित प्रदेश बन चुका है, लेकिन वह जल्दी जो है उसे वहां चुनाव कराने की बात की जा रही है, जब दिल्ली में होते हैं, तो उसके लिए वहां विधानसभाओं का मतलब परिसीमन होगा और संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन होगा। तो उसके लिए एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया है दोस्तों। और परिसीमन आयोग का जो गठन है दोस्तों, वो उसकी अध्यक्ष कौन है ये हमें बताना है, जम्मू कश्मीर के लिए जो परिसीमन आयोग। तो एक तो क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में इस राज्य के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया, तो जम्मू कश्मीर, और इसकी अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इसकी अध्यक्ष है आपके पास रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो दोस्तों परिसीमन आयोग जो अपनी रिपोर्ट देगा, तो उसे कहीं भी जो है मतलब उसके खिलाफ नहीं मतलब जा सकते हम कहीं भी, उसकी रिपोर्ट को सभी लोगों को मानना पड़ता है, सभी पार्टियों को मानना पड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश के साथ रक्षा सामग्री उपकरणों की खरीद के लिए समझौता किया गया है? तो दोस्तों अभी भारत सरकार द्वारा रक्षा सामग्री उपकरणों की खरीद के लिए जो समझौता किया गया है वो फिलीपींस के साथ किया गया है। और फिलीपींस इसमें जो है दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल भी शामिल है। यानी जो फिलीपींस को भारत के साथ जो रक्षा सामग्री उपकरणों का ट्रेड करेगा तो उसमें भारत उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल भी दे सकता है। अब दोस्तों बस यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट चीज है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। फिलीपींस की बात की जाए तो इसकी राजधानी कौन सी है? मनीला। राजधानी इसकी मनीला है दोस्तों, ठीक है। और ये मतलब प्रशांत महासागर में ये आता है देश आपका। ब्रह्मोस मिसाइल का ट्रेड की भी बात की गई है इसमें। तो ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों भारत व रूस के मध्य, पहला क्वेश्चन, भारत एवं रूस का संयुक्त उपक्रम है, दोनों ने मिलकर बनाई है। जो इसका नाम ब्रह्मोस है, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी प्लस रूस की मोस्कवा नदी, दोनों के नाम को मिलाकर ब्रह्मोस नाम लिखा गया है, ठीक है। तो आप सब ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने किस देश के साथ रक्षा सामग्री उपकरणों का ट्रेड किया है। तो फिलीपींस के साथ, इसकी राजधानी क्या है? मनीला। और ब्रह्मोस मिसाइल को भी शामिल किया इसमें। तो ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है और ये एक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल है दोस्तों। और क्रूज मिसाइल ये मतलब धरती के बिल्कुल पैरेलल चलती है, पृथ्वी के पैरेलल चलती है, तो ये पकड़ में नहीं आती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्रूज मिसाइल है और ये पृथ्वी के पैरेलल चलती है, इसलिए पकड़ में नहीं आती रडार के। और इसका टारगेट दोस्तों सटीक रहता है। एक बार जो इसने टारगेट ले लिया फिर उसे टारगेट को कंप्लीट ही करती है, इसलिए बहुत खतरनाक मिसाइल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज महासंघ के शॉर्ट गन वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में हो रहा है? मतलब इंटरनेशनल ये निशानेबाजी का जो शॉर्ट गन का वर्ल्ड कप है दोस्तों, वो किस देश में? देखो पैरा जो वर्ल्ड कप था पैरा शूटिंग का, वो आपका यूक्रेन में हुआ था। लेकिन ये जो हुआ है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज महासंघ का शॉर्ट गन वर्ल्ड कप, ये आपका मिस्र में हुआ है। और मिस्र की राजधानी क्या है दोस्तों? काहिरा, ठीक है। और मिस्र में क्या है और फेमस है? नील नदी। इसे मिस्र का वरदान भी कहते हैं, ठीक है। बस ये बात आपको याद रखनी है। और ये नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको याद रखना है कि मिस्र का वरदान कहा जाता है नील नदी को। विश्व की सबसे लंबी नदी मिस्र नदी, नील नदी। और मिस्र में ये खेल हुए हैं अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज महासंघ का शॉर्ट गन जो वर्ल्ड कप है वो। और मिस्र की राजधानी काहिरा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा गोल्ड मेडल पत्र जो है पुरस्कृत किया है? दोस्तों ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है, जो बिल्डिंग एनवायरमेंट और इकोलॉजी के हिसाब से बनी हुई होती हैं उन्हें प्रमाण पत्र देती है। तो अभी हाल ही में गोल्ड मेडल का जो प्रमाण पत्र मिला है वो किस रेलवे स्टेशन को मिला है दोस्तों? वो मिला है शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो मुंबई का रेलवे स्टेशन है उसे। बस आपको इतना याद रखना है कि किस रेलवे स्टेशन को जो है गोल्ड प्रमाण पत्र दिया गया है ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा।
और मैंने आपको बताया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल क्या काम करती है, ये भारत में जितनी भी बिल्डिंगें बनती हैं या कोई भी इमारत बनती है, अगर वो एनवायरमेंट इकोलॉजी के हिसाब से है, यानी भूकंप को झेलने की भी उसमें क्षमता है, अब और भी कई सारी चीजें, तो उसे प्रमाण पत्र जारी करती है। तो इस मतलब गोल्ड प्रमाण पत्र की अब उसने किसे दिया है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को, जो रेलवे स्टेशन है मुंबई का। आगे बढ़ते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2021 को किस अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। अगर आपको पता है तो कमेंट में आंसर करते रहें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2021 को अंतरराष्ट्रीय वर्ष जो घोषित किया गया है दोस्तों, वो इस बार फलों और सब्जियों का, 2021 को फलों और सब्जियों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। और 2023 में दोस्तों, 2023 में बाजरे का, 2023 में बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष होगा। तो 2023 में किसका होगा, बाजरे के लिए, और इस बार किसका है, फलों और सब्जियों के लिए। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया। तो दोस्तों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 वो बताओ जल्दी से आप, नीति आयोग, ग्राम विकास मंत्रालय, वन और पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 वो आपका केंद्रीय और आवास शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। और इसमें दोस्तों 10 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसे दिया गया है, पहला स्थान आपका दिया गया है बेंगलुरु को। दूसरा स्थान दिया गया है पुणे को। और दोस्तों तीसरा स्थान दिया गया है अहमदाबाद को। यानी कि ये जो इंडेक्स हैं इनमें लिविंग कंडीशन सही है। और फिर ये 10 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों में है। और 10 ने दो कैटेगरी में बांटा है, 10 लाख से नीचे, 10 लाख से नीचे आबादी वाले राज्यों में दोस्तों पहला नंबर है शिमला। देखो बेंगलुरु ये कर्नाटक में है, पुणे आपका मुंबई में है, अहमदाबाद आपका गुजरात में है, और शिमला आपका हिमाचल प्रदेश में है। और दूसरा स्थान दिया है दोस्तों भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहाँ यहाँ का, ओडिशा में। ठीक है, आपको याद रखना है ये कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है 2020 किसके द्वारा जारी किया गया है, केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। 10 लाख से आबादी मतलब ऊपर वाले शहरों में जो है पहला नंबर किसका है, बेंगलुरु का, दूसरा पुणे का, तीसरा अहमदाबाद का। और 10 लाख से जो है नीचे आबादी वालों में पहला नंबर शिमला का, दूसरा भुवनेश्वर का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मेन चीज ये है कि किसके द्वारा जारी किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है आपका वो लगातार बोलते हैं तो थोड़ी खांसी हो जाती है। देखो क्यूएस वर्ल्ड सब्जेक्ट रैंकिंग 2021 में कितने भारतीय संस्थानों ने शीर्ष 50 में जगह बनाई है। दोस्तों जो क्यूएस वर्ल्ड है, ये जो क्यूएस वर्ल्ड है ना, ये एक जो है दोस्तों कैरियर, ये है एक करियर
एवं एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यानी ये जो है एक कैरियर और एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो हर साल विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी को जो है रैंक प्रदान करता है। तो इसने जो विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी जो रैंक दी है, तो शुरू की 50 रैंकों में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी हैं, ये क्वेश्चन है। तो भारत की कितनी यूनिवर्सिटी हैं आपको पता हो तो आंसर करें जल्दी। तो भारत की दोस्तों 3 यूनिवर्सिटी हैं। आईआईटी पहले नंबर पे है आपके पास, पहले नंबर पे है आईआईटी की मद्रास। इसे 50 में कितनी रैंक मिली है, 30। दूसरी आईआईटी मुंबई, इसे कितनी रैंक मिली है, 41। और तीसरी आईआईटी खड़गपुर, इसे कितनी रैंक मिली, 44। यानी कि विश्व की 50 यूनिवर्सिटियों में दोस्तों हमारे यहाँ जो आईआईटी मुंबई मतलब मद्रास है वो 30वें स्थान पे है, और आईआईटी मुंबई वो 41वें पे है, और आईआईटी खड़गपुर जो है वो 44वें स्थान पे है। तो आपको याद रखना क्यूएस वर्ल्ड ने कितनी मतलब यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया, 3 को। पहले स्थान पे मद्रास है 30वें पे, भारत की पहले पे है, ठीक है नहीं, मुंबई 41 पे और खड़गपुर 44 पे। बस इतना याद रखना आपको, आगे बढ़ेंगे। अच्छा फिर ये आता, देखो अगर दोस्तों आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि मतलब काफी नॉलेज आपको मिल रही है इस वीडियो से या इन सीरीज से, तो चैनल के जो नए व्यूवर्स जुड़े हैं अगर आपको लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि ये भी जरूरी है दोस्तों। 1 सेकंड का तो टाइम ही लगता है, अगर आप नए व्यूवर हो 1 सेकंड लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो सबसे फायदा ये आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आपको हर वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी, हर कोर्स की जो आपकी तैयारी में लाभ मतलब फायदा देने वाला, और सब कुछ फ्री मिल रहा है। तो इतना अच्छा कंटेंट, इतनी मेहनत से पढ़ाने वाले लोग सब कुछ आपको जो है फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ आपके साथ लगे हुए हैं। तो दोस्तों हमें भी आपको भी सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, आप क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो हमारा विश्वास बढ़ेगा, तो हम और मेहनत के साथ आपके साथ लगेंगे, ठीक है। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें, ये टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन करें, तो सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी, कौन सा वीडियो कब आ रहा है, और पीडीएफ, ये सारी चीजें टेलीग्राम से, ओनली एग्जाम ऑफिशियल के नाम से। और ये फेसबुक पे भी आप जा सकते हैं, फेसबुक पे भी जो है लाइक कर सकते हैं चैनल को, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं वहां। और ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी समस्या है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या भेजिए, उसका समाधान होगा, और आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारे। और युवराज सिंह और हर्षल गिब्स, युवराज सिंह दोस्तों भारत के हैं, ये यूवी जानते होंगे सब, और ये हर्षल गिब्स दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो इनकी बराबरी की किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं, मतलब 6 छक्के एक ओवर में। तो दोस्तों आपको पता हो तो कमेंट करें, ये किसने मारे हैं अभी, ये मारे हैं आपके पास क्रोन पोलार्ड ने। कहाँ के हैं दोस्तों, ये वेस्ट इंडीज के, वेस्ट इंडीज के क्रोन पोलार्ड ने दोस्तों, इन्होंने मारे अभी हाल ही में 6 छक्के 6 गेंदों पर। और किसके खिलाफ मारे हैं, श्रीलंका के खिलाफ। T20 मैच में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ठीक है। और भारत के युवराज सिंह ने मारे थे इंग्लैंड के खिलाफ। तो अगर पूछा जाए कि हाल ही में 6 गेंदों पर 6 छक्के किस खिलाड़ी ने मारे, तो क्रोन पोलार्ड ने। ये कहां से बिलोंग करते हैं, दूसरा क्वेश्चन यह था वेस्ट इंडीज से। और युवराज सिंह ने किसके खिलाफ मारे थे, इंग्लैंड के, इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ, ठीक है। किस टीम के खिलाफ मारे, श्रीलंका के। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में
78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों 78वें जो गोल्डन ग्लोब का अवार्ड है, अवार्ड का आयोजन जो है वो आपका, जल्दी आपको पता हो तो आप बता दें, जल्दी से आंसर करें इस चीज का। तो ये अभी जो गोल्डन जो 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, इसका आयोजन दोस्तों किया गया लॉस एंजल्स में। ये कहाँ है आपका? कैलिफोर्निया में, यूएसए के। और इसे जो दोस्तों हॉलीवुड सिटी भी कहा जाता है, हॉलीवुड के लिए फेमस है ये। ठीक है दोस्तों, और आपके पास अमेरिका में देखो लॉस एंजल्स जो है दोस्तों अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये हमें यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा शहर। और दोस्तों अमेरिका कैलिफोर्निया में जो है, इसमें कैलिफोर्निया जो स्टेट है, इसी में एक आपका सैन फ्रांसिस्को है। ये सैन फ्रांसिस्को है दोस्तों, इसे यूएसए की सिलिकॉन वैली बोला जाता है। सिलिकॉन वैली बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर का काफी उद्योग है। सॉफ्टवेयर यानी कि कंप्यूटर से संबंधित जितने भी सामान हैं उनका काफी यहाँ पे उपयोग होता है। ठीक है नी, काफी प्रोडक्शन होता है कंप्यूटर से संबंधित सामानों का, सॉफ्टवेयर का। इसे इसलिए जो है इसे सिलिकॉन वैली बोला जाता है यूएसए के। ठीक है, तो इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे 78वां जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो यूएसए में। यूएसए में भी कहा? लॉस एंजल्स में। यूएसए की हॉलीवुड सिटी कौन सी? लॉस एंजल्स। और सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके संसद टीवी का गठन किया है। और जो दोस्तों संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो किसे नियुक्त किया है? यानी कि सीईओ। देखो दो चैनल थे दोस्तों पहले, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी। अब दोनों को मर्ज करके एक बना दिया संसद टीवी। तो उसका सीईओ किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? उसका सीईओ नियुक्त किया गया है रवि कपूर को। ठीक है, रवि कपूर को। और ये जो मर्जर हुआ है, ये मतलब ये जो मर्जर है, मर्जर का मतलब मिलन बिल है। ठीक है, नहीं बिल है। ये किस समिति की सिफारिश पे हुआ है? तो ये दोस्तों सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पर। ठीक है, तो ये सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पर हुआ है। और कौन है सीईओ? रवि कपूर। राज्यसभा और क्वेश्चन याद रहता है संसद टीवी के नए सीईओ कौन है? रवि कपूर। और दोनों को मर्ज किसकी समिति की सिफारिश पर क्या है? सूर्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा लड़कियों के सम्मान के लिए धैर्य की पहचान चैलिक नामक कार्यक्रम चलाया गया? यानी किस राज्य द्वारा दोस्तों, ठीक है, लड़कियों के सम्मान के लिए ये धैर्य की पहचान चैलिक नामक जो कार्यक्रम है चलाया गया? दोस्तों ये कार्यक्रम चलाया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। इसमें क्या होगा दोस्तों, जो घर की छोटी लड़की है, तो घर पर जैसे मकान नंबर होता है, तो जो मकान नंबर है वहीं पे जो है एक प्लेट लगेगी और उस छोटी लड़की का नाम डाला जाएगा। यानी घर की पहचान घर की छोटी लड़की से होगी।
ठीक है, यानी घर की लड़की से घर की पहचान होगी। तो इसलिए ये जो कार्यक्रम है धरे की, देखो धरे की यानी घर की पहचान, चैलिक नाम यानी छोटी लड़की के नाम से घर की पहचान होगी। तो किस प्रदेश ने शुरू किया है? उत्तराखंड सरकार द्वारा। ठीक है, बस आपको क्या नाम है याद रखना है, सम्मान मतलब जो लड़कियों के सम्मान के लिए ये कार्यक्रम याद रखना है। धरे की पहचान, चैलिक नाम और स्टेट का नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु सेनाओं का युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 16 किस देश की मेजबानी में आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये जो डेजर्ट फ्लैग 16 है वो आयोजित किया गया है संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में। ये दोस्तों विभिन्न देशों की वायु सेनाओं का युद्धाभ्यास है, का युद्धाभ्यास है। और दोस्तों भारत की सेना ने, भारत की वायु सेना ने इसमें पहली बार भाग लिया, यानी भारत की जो वायुसेना उसने पहली बार भाग लिया है। और ये जो एक युद्धाभ्यास है वो वायुसेनाओं का युद्धाभ्यास है। किसकी वायुसेना आयोजित करती है इसे? संयुक्त अरब अमीरात की। और विभिन्न देशों की वायुसेना इसमें भाग लेती हैं और भारत ने इसमें पहली बार भाग लिया। ठीक है, आपको ये अभ्यास याद रखना, डेजर्ट फ्लैग 16 और किस देश ने ये आयोजित किया है वो देश का नाम याद रखना। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत में किस जानवर के लिए रीहैब परियोजना चलाई जा रही है? दोस्तों तो ये आपके पास किस जानवर के लिए चलाई जा रही है? हाथी के लिए। मतलब दोस्तों आपने देखा होगा जो जंगल के पास के क्षेत्र होते हैं, वनों के पास के, वहां ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा रहता है, यानी मानव और पशुओं का, जानवर का संघर्ष। तो उसी को कम करने के लिए रीहैब जो है योजना चलाई गई है। ठीक है, मानव व पशु संघर्ष को कम करने के लिए, ठीक है दोस्तों, मतलब मानव और पशु के, मतलब पशु संघर्ष को कम करने के लिए ये योजना चलाई गई है रीहैब। किसके लिए चलाई गई है? हाथी के लिए। और कहां से शुरुआत हुई है? शुरुआत हुई है दोस्तों कर्नाटक के कोडागू जिले से। और जो कर्नाटक का दोस्तों नागरहोल जो नेशनल पार्क है, को इस परिधि में ला गया है। लाया गया यानी कि यहाँ पे जो है ह्यूमन और जो एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होता है, संघर्ष ज्यादा होता है मानव का और पशु का, नागरहोल में जो नेशनल पार्क है, तो उसे इस परिधि में लगाया है इस योजना की। और दोस्तों हाथी के लिए आपके पास योजना आई है। और दोस्तों हाथी के लिए जो हाथी प्रोजेक्ट है, हाथी प्रोजेक्ट वो कब लागू किया गया दोस्तों? 1992 में। और टाइगर प्रोजेक्ट बताएगा कोई? वो 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट है 1973 में लाया गया दोस्तों, और हाथी प्रोजेक्ट 1992 में। ये भी दोनों को याद रखना है, ये टाइगर की संख्या बढ़ाने के लिए, वो हाथियों की संख्या बढ़ाने के लिए। और इस समय जो ये योजना रीहैब योजना वो हाथी के लिए, कहां से? कर्नाटक के कोडागू जिले से। और नागरहोल जो नेशनल पार्क है
उसे इसकी परिधि में लाया गया है। योजना क्यों लाई गई है? मानव और पशु संघर्ष को कम करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़े जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, पावर प्लांट उसे विकसित किया जा रहा है? तो भारत के दोस्तों उत्तर प्रदेश, केरल, तेलंगाना या तमिलनाडु, यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे बड़ा फ्लोटिंग मतलब तैरने वाला सोलर पावर प्लांट जो है विकसित किया जा रहा है? वो है आपका तेलंगाना में। दोस्तों ये काम तेलंगाना में हो रहा है कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को विकसित किया जा रहा है। अब बस दो बातें आपको यहां रखनी है कि भारत सरकार का लक्ष्य 2022 तक 175 गीगावाट, GW का मतलब गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करना, मतलब नॉन नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करना। और दोस्तों 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य। तो ये बात है, दो आपको याद रखनी है। सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो तेलंगाना में, और भारत का जो है 2022 तक तो 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करना है, और 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करना है। ये आएगा क्वेश्चन है दोनों ये अपने आप में कि भारत ने कब तक 175 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2022 तक, और 450 2030 तक। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में देश का पहला सेंट्रलाइज AC रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है? दोस्तों तो ये भारत के आपके पास बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। ये कहां पे? आपका कर्नाटक में। देखो सेंट्रलाइज AC रेलवे क्या है ये दोस्तों? मतलब सारे प्लेटफॉर्म पे AC लगी हुई, जैसे आपके एयरपोर्ट होते हैं सेम ऐसी उसी टाइप में होगा ये स्टेशन। तो भारत के किस शहर में बनाया जा रहा है? सेंट्रलाइज AC रेलवे स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, बिल्कुल जैसे एयरपोर्ट होता है वैसे ही होगा ये, इतना याद रखना है आपको बस। अगला है आपका, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? दोस्तों तो विजय हजारे ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से। ये दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। किसने जीती? ये आपके पास जीती है मुंबई ने। कितनी बार जीती है? चौथी बार। उत्तर प्रदेश 7 विकेट से हराया, 6 विकेट से हराया। ठीक है दोस्तों, मुंबई ने जीती है, उत्तर प्रदेश को हराया 6 विकेट से। और दोस्तों मुंबई के कप्तान कौन थे? पृथ्वी शॉ थे, पृथ्वी शॉ। और यूपी के माधव कौशिक। और दोस्तों एक और इसमें जो पृथ्वी शॉ हैं एक सीजन में 800 रन से अधिक बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज। बने। ये भी आपको याद रखना है। देखो कितने क्वेश्चन है इसमें कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता? वो नंबर फर्स्ट मुंबई। किसे हराया? उत्तर प्रदेश को। मुंबई कप्तान कौन है? पृथ्वी शॉ। उत्तर प्रदेश के माधव कौशिक।
और किसने सबसे ज्यादा रन बनाए इस सीजन में? पृथ्वी शॉ ने। और वो एक सीजन में दोस्तों 800 मतलब 800 से ज्यादा रन बनाने वाले भारत के घरेलू क्रिकेट में, ये विजय, ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं, घरेलू क्रिकेट है। तो 800 से ज्यादा रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चन इसमें जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी महिला क्रिकेटर एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में 7000 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी? दोस्तों भारत की जो महिला क्रिकेटर है मिताली राज, वो एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में 7000 से ज्यादा रन बना चुकी है, ठीक है नी। तो भारत की पहली महिला क्रिकेटर है ये भी आपको विश्व की पहली है, विश्व की ही पहली है ये, कि विश्व की पहली महिला क्रिकेटर है जो वनडे जो टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का, तो उसमें 7000 से ज्यादा रन बना चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शक्तिशाली जो सुपर कंप्यूटर है फुलाकू का आविष्कार किस देश द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये किया गया आपका, अगर आपको आंसर पता है जल्दी से आंसर कर दो। फलाकू सुपर कंप्यूटर ये दोस्तों भारत, ये पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है जो रिजोल्यूशन और सिमुलेशन इनका काम करेगा। यानी रिजोल्यूशन का मतलब होता है दोस्तों दृढ़ता पूर्वक, और सिमुलेशन का मतलब है खतरे का पहले से आकलन। यानी कंप्यूटर में क्या होगा दोस्तों, डेडिकेटेड रूप से काम करने की भी क्षमता होगी और ये खतरों को पहले से भांप लेगा, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है फुलाकू। जल्दी आपने कमेंट कर दिया होगा। तो ये किसके द्वारा आविष्कार किया गया है इसका? दोस्तों ये जापान के द्वारा, जापान ने अब जो है अभी इसे आविष्कार किया है। फुलाकू नाम याद रख लेना। और विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है ये। दोस्तों भारत का कौन सा है? भारत का परम सिद्धि, भारत का परम सिद्धि जो है वो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? वो ये भी आपके पास मिताली राज है, ठीक है। कौन है? मिताली राज, पहली महिला क्रिकेटर भारत की, ठीक है दोस्तों, जो 10,000 रन पूरे कर चुकी हैं। और ये पहली महिला क्रिकेटर है विश्व की जो 7,000 रन पूरे कर चुकी हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। और ये भारत की पहली है लेकिन विश्व की दूसरी है, विश्व की दूसरी है। क्योंकि दोस्तों इनसे पहले नंबर पे कौन है? जो इंग्लैंड की हैं, इंग्लैंड की दोस्तों, इनका जो नाम है इंग्लैंड की जो आपके पास महिलाएं जिनका नाम मतलब मिताली राज से जो आ गए हैं, जिनके नाम 10,000 रन का रिकॉर्ड है, वो आपका शार्लोट एडवर्ड्स, ये शार्लोट एडवर्ड्स, ये इंग्लैंड की हैं, ये पहले नंबर पे हैं। और ये दूसरे नंबर पे है मिताली राज, ये सेकंड नंबर पे है। यानी इन्होंने पहले 10,000 रन पूरे कर लिए थे विश्व में, और मिताली राज जो है वो दूसरी महिला क्रिकेटर है विश्व में जो 10,000 रन पूरे कर चुकी हैं और भारत की पहली है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे समूह क्वाड का कौन सदस्य नहीं है? तो दोस्तों क्वाड के मैंने 4 आपको देश बताए थे, अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और दक्षिण कोरिया नहीं है दोस्तों। इसके स्थान पर क्या है? जापान है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए क्वाड का कौन सा सदस्य नहीं है,
तो दक्षिण कोरिया, ठीक है, ये वाला जापान है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आजादी के लिए दोस्तों अमृत महोत्सव का सुचारू क्रियान्वयन के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इस बार भारत जो है 15 अगस्त 15 अगस्त को हम 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे स्वतंत्रता की, यानी इस बार जो 15 अगस्त को 75वां स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया जाएगा। तो उसी के मद्देनजर दोस्तों ये कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी में से एक है आजादी के अमृत महोत्सव, ठीक है नहीं। तो ये 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ के संबंध में कार्यक्रम है आजादी के अमृत महोत्सव। तो इससे चलाने के लिए, इसके क्रियान्वयन के लिए अभी समिति गठित की गई है। तो उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों? उसके अध्यक्ष बनाया गया आपका गृह मंत्री को, ठीक है। गृह मंत्री कौन है हमारे? अमित शाह, भारत सरकार की बात चल रही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका हाल ही में किसे ओलंपिक, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक, देखो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? शिंजो अबे, ये जापान के पूर्व पीएम है। योशिहिडे सुगा, ये वर्तमान यानी प्रेजेंट, ये प्रेजेंट पीएम है जापान के। और शिको हाशिमोतो, ये दोस्तों टोक्यो ओलंपिक, अब ये टोक्यो ओलंपिक समिति, आयोजन समिति की अध्यक्ष है। यानी दोस्तों टोक्यो में जो इस साल के ओलंपिक वो होंगे खेल टोक्यो में, तो उसकी जो है ये आयोजन समिति की अध्यक्ष हैं शिको हाशिमोतो, और कई बार जो है ये ओलंपियन खेल चुकी हैं, ठीक है। और ये थॉमस बक जो है दोस्तों, यही आंसर हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है उसके जो है जो अध्यक्ष चुने गए थॉमस बक, ये जर्मनी के हैं, जर्मनी के खिलाड़ी हैं, ओलंपियन है ये भी, और लगातार दूसरी बार बने हैं। और इनका कार्यकाल होगा 2021 से 25, 4 साल का। तो अगर पूछा जाए आपसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष के लिए चुना गया है थॉमस बक को, कहाँ के हैं? जर्मनी के, और जर्मनी के खिलाड़ी ही थे ये, और लगातार दूसरी बार चुने गए हैं। और कार्यकाल क्या होगा? 21 से 25। और शिंजो अबे जापान के पूर्व पीएम है, योशिहिडे वर्तमान पीएम है, और शिको हाशिमोतो जो है टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति की अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में दशलिक सेकंड सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ दोस्तों? तो ये दशलिक जो सैन्य अभ्यास है दोस्तों, ये भारत और बताओ, भारत अमेरिका, भारत फ्रांस, भारत कजाकिस्तान, भारत उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ 10 सेकंड, ये आपको याद रखना है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? ताशकंद, ताशकंद इसकी राजधानी है। और ये भारत और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कहाँ हुआ है? ये दोस्तों उत्तराखंड में, उत्तराखंड के रानीखेत में, ये उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, 10 सेकंड भारत, उज्बेकिस्तान और उत्तराखंड के रानीखेत में। तो दोस्तों आज का जो सेशन है, जो सीरीज है, थोड़ा आज लंबा है। मैंने कल आपसे कहा था कि थोड़ा सा वो लंबा हो जाएगा क्योंकि हमें चीजों को खत्म करना है। तो धन्यवाद आप लोगों का, आप लगातार जो है चैनल के साथ दोस्तों जुड़े रहे, ठीक है नहीं। अब दोस्तों बस आपको इसी डेडिकेटेड रूप से पढ़ना है।
और ये आपदा को अवसर में बदलना है। अपना भी ध्यान रखना है, अपने घर वालों का भी ध्यान रखना है, और हमें जो है अपनी पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान देना है। क्योंकि आज जो तुम परेशानियां झेल रहे हो, कल को आप जब नौकरी पालोगे, अधिकारी बन जाओगे, तो ये सारी परेशानियां आपके सामने कुछ भी नहीं रहेंगी। आपको ये महसूस होगा कि स्ट्रगल करने के बाद जब आप बनोगे दोस्तों, तो आपके अंदर इतना मोटिवेशन रहेगा, ना तो आप खुद गलत करोगे, ना किसी के साथ गलत होने दोगे। लोगों की भलाई करने की आपके अंदर क्षमता होगी, और आपके परिवार का भी भला होगा नौकरी लगने के बाद आपकी, और आपका भी। बस इस समय आपको अपने आप को झोंक देना है पूरी मेहनत में, क्योंकि दोस्तों अब हवा ही तय करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया ही रह जाएगा, ठीक है नहीं? जिस दिए में जान होगी वो दिया ही रह जाएगा। तो जो आपके पास इन मुश्किल हालातों में मेहनत कर लेगा, तो वो दिया ही सितारा बन के चमकेगा जब एग्जाम होगा, ठीक है? तो ये YouTube चैनल है, अगर आपको अच्छा लगा वो सारी चीजें, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करते रहें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल, जो नए व्यूअर्स हैं वो भी, और अपने दोस्तों से और मतलब रिश्तेदारों को वीडियो शेयर करें, सबको जोड़ने की कोशिश करें। और ये जो पौधा है, इस पौधे को जो है सींचने में हमारी आप मदद करें, सपोर्ट करें, और हमारा भी प्रयास है दोस्तों कि आपको बेहतर से बेहतर चीजें उपलब्ध कराई जाए। अभी मात्र 15 दिन हुए चैनल को, 1 महीना भी नहीं हुआ है, और आपका चैनल काफी ग्रोथ कर चुका है आप सब लोगों के प्यार से और सहयोग से। और ऐसे आपका प्यार सहयोग मिलता रहे आगे भी, और कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की, चैनल को सब्सक्राइब करने की। और फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बस 1-2 दिन में हमारी सीरीजें खत्म हो जाएगी, और उसके बाद जो है अप्रैल मंथ के जो अप्रैल के और या आगे के जो भी करंट रहेगी, तो हम बड़ी स्क्रीन पे वहाँ डिजिटल बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों? और आगे जैसे भी होगा वो आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। बस आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, ठीक है? ओके दोस्तों, धन्यवाद सब लोगों को जुड़ने के लिए ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर। और जय हिंद दोस्तों, चलते हैं फिर।